हेलो यूट्यूब फैमिली, हेलो एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्टडी विद सौरभ यादव में आपका हार्दिक स्वागत है। और आपको बताना चाहता हूं कि आज हम आरपीएफ कांस्टेबल के 4 मार्च शिफ्ट 1 का एग्जाम एनालिसिस करने वाले हैं। और सारे क्वेश्चन जितने भी हम कराएंगे सारे के सारे 100% जेन्युइन क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे 100% रियल क्वेश्चन होंगे। चलिए बिना किसी देरी के एग्जाम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास जो आया है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। क्लियर होगी बात? आपको क्लियर हो रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। तो ये जो सा क्वेश्चन है ये डीपीएसपी के थ्रू से आया है। खैर आगे बात करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। संविधान के किस अनुच्छेद को इंग्लिश में हम आर्टिकल भी बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे आर्टिकल लिख रहा हूँ, ठीक है ना। किस आर्टिकल में, अब मेरी बात समझो, कल्याणकारी का मतलब क्या होता है। कल्याणकारी का मतलब होता है किसी की भलाई करना, किसी की हेल्प करना, ठीक है। क्लियर होगी बात सभी को? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। अब कई लोग इंग्लिश में भी मतलब पढ़ते होंगे, है ना, तो उनके लिए बता देता हूँ इसकी ट्रांसलेट करके कि इन विच आर्टिकल इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेलफेयर स्टेट। क्लियर होगी बात सभी को? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 38, ठीक है। आर्टिकल 38 इसका आंसर है। क्लियर होगी बात सभी को? एक बार हम फटाफट से इसको दोबारा करेंगे। संविधान किस आर्टिकल में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, मतलब कि संविधान का वह कौन सा आर्टिकल है जिसमें हम किसी राज्य का कल्याण कर सकते हैं, किसी राज्य की हेल्प कर सकते हैं, तो वह आर्टिकल 38। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ सुशांत सिंह राजपूत की बात। जब सुशांत सिंह राजपूत थे तो उन्होंने असम में जब बाढ़ आई थी तो उन्होंने असम के सीएम को 1.5 करोड़ रुपए डोनेट करे थे। तो वो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कल्याण करा है, उस स्टेट का कल्याण करा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो किस में है? आर्टिकल 38 में है कि अगर आप किसी का कल्याण करना चाहते हो, किसी की हेल्प करना चाहते हो, किसी के बारे में कुछ अच्छा करना चाहते हो या किसी की मदद करना चाहते हो तो आप इजिली कर सकते हो। क्लियर होगी बात सभी को? तो आर्टिकल 38 में सब लिखा हुआ है। क्लियर होगी बात सभी को? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है उसकी तरफ चलेंगे अब। तो उसमें क्या पूछा हुआ है, सबसे पहले उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें पूछा गया हमारे से कि खारदुंगला दर्रा किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट इज खारदुंगला पास सिचुएटेड। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, यहाँ पे इंग्लिश में लिख दूंगा खारदुंगला, KHARDUNGLA, खारदुंगला दर्रा। दर्रा इंग्लिश में बोलते हैं पास। क्लियर? किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है। क्लियर होगी बात सभी को? तो ये हमारे पास क्वेश्चन है और आई होप आपको अच्छे से दिख पा रहा होगा। और अब इसका आंसर आपको बताता हूँ। तो ये स्थित है लद्दाख में, ठीक है। और आई होप लद्दाख आप सभी की फेवरेट जगह होगी, ठीक है। बहुत ही अच्छी जगह, अगर टाइम लगे ज़िंदगी में एक बार जाने का तो ज़रूर जाना लद्दाख। वैसे एक बार क्यों, बार बार जाओ लद्दाख, बहुत ही प्यारी जगह है। बस ठंडे मत जाना वरना कुल्फ़ी जम जाएगी। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हमारे एंशिएंट हिस्ट्री से पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सभी को अच्छे से दिख रहा होगा अब, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो एंशिएंट हिस्ट्री से पूछा गया। एंशिएंट हिस्ट्री का मतलब होता है जो हमारा पुराना इतिहास है या प्राचीन इतिहास है, उससे पूछा गया है। तो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, उसमें से हमसे क्या पूछा गया है। फर्स्टली मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस तेज कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे। तो हमसे पूछा गया मौर्य वंश के तीसरे सम्राट कौन थे, ठीक है। अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ तो उसे हम बोलेंगे हु वाज द थर्ड एम्परर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है। अब आप मेरी बात समझो, अब इसे पढ़ते हैं। अब डायनेस्टी को इंग्लिश में बोलते हैं वंश, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मौर्य वंश के, मौर्य मैं यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख देता हूँ मौर्य वंश के, वंश को इंग्लिश में बोलते हैं डायनेस्टी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायनेस्टी। तो ये मैंने डायनेस्टी लिख दी है।
और मैंने मौर्य का यहाँ पे लिख दिया है। क्लियर होगी बात सभी को। मौर्य वंश के तीसरे सम्राट कौन थे? ठीक है, मौर्य वंश के तीसरे सम्राट। अब मेरी बात समझो, सम्राट को क्या बोला जाता है? सम्राट को बोला जाता है एम्परर। ठीक है, मतलब जो राजा होता है, जो राज करता है, उसे बोलते हैं सम्राट। ठीक है, तीसरे सम्राट कौन थे? कौन थे? क्लियर होगी बात सभी को। तो हमने इसका आंसर देना है। अगर आपको इसका आंसर पता तो आप कमेंट में बता देना। बहुत ही पॉपुलर हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब दयालु थे, उनका नाम है अशोक। क्लियर होगी बात सभी को। तो जो अशोक सम्राट थे वो मौर्य एम्परर के तीसरे सम्राट थे और ये बहुत ही महान थे। हर किसी को इनको प्राउड फील होता है। ठीक है, आपको पता होगा, जो अगर आप 1 रुपये का सिक्का देखोगे, 5 रुपये का सिक्का देखोगे, कॉइन देखोगे, तो उनके पीछे ना एक स्टैंप लगी होती है, लाइक उसमें शेर बने होते हैं और नीचे ना लिखा होता है सत्यमेव जयते। तो वो जो शेर बने हुए हैं वो किनका सिंबल है? वो अशोक, राजा अशोक का सिंबल है वो। क्लियर होगी बात सभी को। और रही बात, जब आप झंडे में देखते हो, मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल ये हमारा इंडियन फ्लैग है और यहाँ पे ना अशोक चक्र होता है, इसे बोलते हैं अशोक चक्र। इसमें टोटल 24 तिलियाँ होती हैं, ब्लू कलर का होता है ये। तो जो अशोक चक्र होता है इसको क्या बोलते हैं? अशोक चक्र। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। खैर ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूँ आपको। जो अशोक चक्र है ये भी सिंबल किसका है? महाराज, सम्राट अगर बोला जाए, महाराज बोला जाए, जो भी बोला जाए, एम्परर ऑफ दी अशोका। क्लियर होगी बात सभी को। तो दिमाग में ये चीज़ें याद रखनी है। देखो सीधी सी बात है, जो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है एज इट इज़ आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा। उसमें कुछ ना कुछ हेर फेर होके आपसे पूछा जाएगा या कुछ थोड़ा सा बदल के पूछा जाएगा। मतलब एज इट इज़ सेम की तो आप उम्मीद ही मत रखो कि आपसे कोई भी क्वेश्चन एज इट इज़ डिट्टो उठा के पूछ लिया जाएगा। देखो सीधी सी बात है, ये आपकी बोर्ड की क्लास नहीं है, ये आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में कभी भी आपको परोस के चीज़ नहीं देंगे। आपको चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी, उनमें दिमाग खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, अपने आप को स्मार्ट बनाना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तभी आप किसी एग्ज़ाम का पेपर क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मतलब को पता ही है कि इतने लाखों बच्चे, मिलियंस ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं और उनमें से कुछ हज़ार ही सिलेक्ट होते हैं। तो आप समझ सकते हो कॉम्पिटिशन कितना हार्ड है। तो दिमाग में बात रखनी है कि हमने कुछ भी अगर तैयारी कर रही है, कुछ भी ऐसा कुछ करना है, तो सबसे पहली बात स्ट्रेटजी के साथ काम करो। और दूसरी चीज़ कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसके रिलेटेड जितनी भी ज़्यादा हो सके अपनी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखो, क्योंकि कुछ भी नहीं पता, कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और आपको बताना चाहता हूँ कि मौर्य एम्परर से क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं, लाइक 15 से 16 बार ये रिपीटेड हैं, मगर पूछने का तरीका अलग है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इनके ऊपर हमें ध्यान देना है। खैर, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, वो पूछा गया जस्टिस संजीव खन्ना भारत के कितने मुख्य न्यायाधीश हैं? और अगर इंग्लिश में बात की जाए तो जस्टिस संजीव खन्ना इन विच नंबर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्लियर? आपको पता होना चाहिए जो संजीव शर्मा है, पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, एक्चुअली मेरी हिंदी में थोड़ी राइटिंग गंदी होती है, इसलिए मैं ज़्यादातर प्रीफर इंग्लिश करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जस्टिस, मैं ब्रैकेट कर देता हूँ, संजीव नाम है इनका तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ संजीव खन्ना। और आप घबराया मत करो कि हम इंग्लिश में लिख रहे हैं तो हमें समझ नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश इज़ अ वेरी इजी लैंग्वेज। ठीक है, बस आपको दिमाग से फितूर निकालना है कि हमें ये आएगी ही नहीं। अगर आप दिमाग में एक एटीट्यूड लेके चलोगे कि हम कुछ भी करेंगे, हम करके दिखाएंगे, तो आपके लिए कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना भारत के कितने मुख्य न्यायाधीश हैं? जस्टिस संजीव खन्ना भारत के कितने मुख्य न्यायाधीश, पहले यहाँ पे मैं मुख्य न्यायाधीश लिखता हूँ, मुख्य न्यायाधीश, ये मैंने अलग अलग करके लिखा है, ये सारा इकट्ठा है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये आपको याद होना चाहिए, बोलते हैं चीफ जस्टिस। ठीक है, क्या बोले जाता है? चीफ जस्टिस। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा चीफ जस्टिस होता कौन है? चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट का जज।
ठीक है। चीफ जस्टिस कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, उसे बोला जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्लियर होगी बात सभी को? यहाँ पे लिख रहा हूँ है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो जस्टिस हैं, जो न्यायाधीश हैं, जस्टिस संजीव खन्ना, वो भारत के कितने चीफ जस्टिस हैं? मतलब कि ये पूछा गया आपसे कि जो जस्टिस हैं संजीव खन्ना, वो भारत के कितनवें नंबर के सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, कितनवें नंबर के? तो इसका आंसर होगा 51, सॉरी 51, 51। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को? तो वो 51 नंबर पर आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में। ठीक है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करी जाएगी तो हम हाई कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, खैर बाकी बातें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। इसका पार्ट 2 में डाल दूंगा, आप देख लेना, क्योंकि मेरे फ़ोन में स्टोरेज बहुत ज़्यादा कम है और मैं फ़ोन से वीडियो शूट कर रहा हूँ। सो ये एक इशू क्रिएट हो रहा है फ़ोन में, तो इस वजह से मैं ज़्यादा मतलब लंबी वीडियो नहीं बना सकता। खैर बिल्कुल आप टेंशन मत करें, जितने भी क्वेश्चन हम होंगे सारे के सारे अच्छे से सॉल्व करेंगे, अच्छे से उन्हें देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, और आपको मैं इजी से इजी वे बताऊंगा। कुछ भी चीज़, कोई भी क्वेश्चन होगा उसे याद करने का, उसे समझने का, और जीके के साथ साथ हम मैथ्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और जो से अदर सब्जेक्ट्स हमारे पास रह चुके हैं उन्हें भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्लियर? एक और बात आपको बता देता हूँ मैं कि जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हो इनको तो आप पढ़ ही जाना, मगर साथ ही साथ अपने प्रीवियस क्वेश्चंस को भी अच्छे से रिवाइज कर लेना। एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है अभी रिसेंटली, आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू के नाम से। एक मिनट की कुछ ऐसे ही वीडियो बनी है, 3-4 मिनट की वीडियोस पढ़ी, तो मैंने इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा। तो आप उन क्वेश्चंस को ज़रूर देख लेना, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार देख लेना, आपकी बहुत ज़्यादा उसमें हेल्प हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखो जो आरपीएफ कांस्टेबल है ये भी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंदर आ रहा है, यानी कि आरआरबी के अंदर आ रहा है। और जो अदर एनटीपीसी एग्जाम होंगे, ग्रुप डी का रेलवे एग्जाम होगा, टीटी का हो गया, स्टेशन मास्टर का हो गया, तो ये सब भी रेलवे के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस काफ़ी हद तक मैच हो सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी आप अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। सभी को राम राम।